ओके भाई, तो आज से हम लोग क्लास 11th की अकाउंट स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी पहली क्लास है और एक एक करके आप समझते चलेंगे, हर एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं एसेट्स क्या होती है। तो एसेट्स में, इसको हिंदी में हम लोग संपत्तियां बोलते हैं, इंग्लिश में एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है संपत्तियों से आशय उद्यम के आर्थिक स्रोत से है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि एसेट्स हर वो चीज़ है जिसे आप मनी में चेंज कर सकते हैं, मनी में, पैसे में जिसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जिनका कोई मूल्य होता है, यानी कि कोई तो प्राइस होगा उनका, और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन व आय अर्जन के लिए किया जाता है। तो ऐसी एसेट्स, ऐसी चीज़ें, वस्तुएं जिनका प्रयोग आप बिजनेस में करते हैं। और बिजनेस में क्यों करते हैं? जिससे आपको प्रॉफिट हो सके, आय अर्जन लिखा है ना, तो इनकम क्या हो सके, आपको अर्जित हो सके। ठीक है, आय हो सके। इस प्रकार संपत्तियां वे स्रोत हैं जो भविष्य में लाभ पहुंचाते हैं। जैसे आप मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सारी क्या होती है? एसेट्स होती है ना, जो कंपनी में इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल के लिए है, देखो मशीन है, बिल्डिंग है यानी भूमि है, भवन है, ट्रक है, रोकड़ है यानी कैश, और भी बहुत सारी एसेट्स है। ठीक है, इनको चिट्ठा, चिट्ठा इसको हिंदी में तुलन पत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में बैलेंस शीट बोलते हैं इसको। ठीक है, कि परिसंपत्ति मतलब एसेट्स वाले भाग में दर्शाया जाता है। अब ये वाली लाइन आपको तब समझ में आएगी जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर है हमारा क्लास 11th में फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में 3 लेजर बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट को ही चिट्ठा बोलते हैं। तो ये बात आप वहाँ के लिए छोड़ दीजिए, जब आपको समझ में आएगा वहाँ पर तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो अभी समझिए बैलेंस शीट के एसेट्स में, वहाँ पर 2 साइड होती है बेटा, एक लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। ठीक है, तो इस लाइन को अभी ना भी समझें तो कोई बात नहीं, इसका चैप्टर जब आएगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि एसेट्स होती क्या है, इनको आप पहचानना सीखो। ठीक है, तो R.N. एंथोनी के अनुसार, प्रोफेसर हैं ये, इन्होंने क्या बताया है कि संपत्तियां व्यवसाय के मूल्यवान साधन हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, यानी कि मालिकाना हक होता है, तथा जिन्हें मुद्रा में क्या कर सकते हैं, मापा जाने वाली लागत पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि उसको मनी में चेंज कर सकते हैं, मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग आप बेच दीजिए तो क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, पैसे में। ठीक है, अब यहाँ पर एसेट्स भी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली होती है, देखिए, गैर चालू संपत्ति, इसी को बोलते हैं स्थायी संपत्ति। एक होती है चालू संपत्ति। अब ये क्या होता है सर? देखिए, अब जो गैर चालू संपत्ति यानी इसी को स्थायी बोलते हैं, तो वो इसके नाम में ही है स्थायी, यानी कि ये फिक्स है, एक जगह सीमित है, एक जगह, उसको आप हटा नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एसेट्स को क्या बोलेंगे, स्थायी संपत्ति बोलेंगे। और जिनको इधर उधर आप कर सकते हैं वो कैसी होंगी, करंट एसेट, जिनको तुरंत आप बेच सकते हैं, वो सारी चालू संपत्तियां होती हैं। अभी इनको भी एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। ठीक, और जो गैर चालू संपत्ति या स्थायी संपत्ति होती है वो भी अपने में 2 प्रकार की होती है, एक मूर्त और दूसरी अमूर्त। मूर्त मतलब जिसकी मूर्ति होती है, जिनको आप देख सकते हैं। अमूर्त मतलब जिनकी मूर्ति नहीं होती, जिनको आप देख नहीं सकते हैं, केवल आप अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एहसास होगा केवल आपको। ठीक है, मूर्त को, जिनकी एक मूर्ति होगी, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग तो देख सकते हो ना आप, तो ये किस में आएगी, मूर्त संपत्ति में। अमूर्त में गुडविल होती है। अब सर गुडविल क्या होती है? चलिए, गुडविल आपको इसी जगह हम बता देते हैं। गुडविल होती है जैसे कि आपका एरिया का जो भी अच्छा मिष्ठान भंडार होगा या समोसे वाली दुकान होगी, जब भी आपका मन चलता है तो आप उसी समोसे वाली दुकान से खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्यों आप खाना पसंद करते हैं? क्योंकि आप पहले भी वहाँ पर खा चुके हैं, आपको विश्वास है कि नहीं वहाँ पर बहुत ही अच्छा समोसा मिलता है। ठीक है, अब ये चांस की बात है कि जब आपने परचेज किया तो आपका ही एक समोसा खराब निकल गया, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगली बार नहीं जाएंगे। आपका जो विश्वास है ना उस दुकान के प्रति, उस विश्वास को बोलते हैं गुडविल, कि उसकी अच्छी गुडविल है,
अब गुडविल बेटा पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, यानी सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। नकारात्मक मतलब उसके यहाँ मत जाओ, उसके यहाँ बहुत खराब सामान मिलता है, तो ये कैसी है, नकारात्मक गुडविल। गुडविल तो है लेकिन क्या है, निगेटिव वाली है, पॉजिटिव नहीं है उसके लिए। और वहाँ चलते हैं यार, वहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव गुडविल है उस दुकानदार के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग अभी एक एक हेडिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी गैर चालू संपत्ति, ये जो ऊपर वाली हेडिंग थी ना, इसी को अलग से नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट मतलब जो करंट एसेट्स नहीं है तो वो नॉन करंट हो गई। ठीक, कह रहा है गैर चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग टर्म पीरियड, दीर्घकाल मतलब लंबे समय के लिए, ठीक है, लंबे समय तक रखी जाने वाली होती हैं और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं। उनको फिर से बेचा नहीं जाता है इतनी जल्दी कि खरीदे हैं तुरंत बेच दें। अब समझिए बिल्डिंग है, कोई खरीदता है कि तुरंत बेचने के लिए खरीदता है, नहीं, ठीक है, उसमें आप बिजनेस करते हैं, कई साल लगते हैं, तो बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं बेची जाती, बहुत बड़ी एसेट्स होती हैं। ठीक, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए लैंड, जमीन है, जमीन कोई आप तुरंत बेचते हैं क्या, अभी खरीदा अभी बेच दिया, नहीं भाई। बिल्डिंग है, मशीन है, बड़ी बड़ी मशीन देखिए, जहाँ जहाँ मेट्रो का काम आप देख रहे होंगे, जहाँ चलता होगा, कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स आती है ना, तो वो सारी, उपस्कर को इंग्लिश में फर्नीचर कहते हैं, ठीक है, फर्नीचर हिंदी में उपस्कर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसी हैं, ये सारी फिक्स एसेट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यानी कि नॉन करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि जो दो टाइप हमने बताए थे, टेंजिबल और एक इंटेंजिबल, यानी कि मूर्त और अमूर्त, तो ये कौन सी होती हैं भाई। चलिए मूर्त संपत्तियों को समझ लेते हैं एक बार। मूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है। हमने आपको बताया ना, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, जमीन है, फर्नीचर है, इनको तो देख सकते हो ना और छू भी सकते हो, तो ये सब कैसी हैं, मूर्त हैं, जिनकी कोई मूर्ति होती है, अर्थात जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, मतलब उसको आप देख सकते हो, सीधा समझो, आप चाहो तो उसको जाकर टच भी कर सकते हो। ठीक है, तो सारी कैसी एसेट्स हो गई, वो मूर्त यानी टेंजिबल, जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक है, अमूर्त क्या होती हैं, इनटेंजिबल, जिनको आप नहीं छू सकते हैं। कह रहा अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि उनकी कोई भी आप देख नहीं सकते, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है, कि ये रखी है इसको देख लो, ऐसा नहीं कर सकते आप। किंतु मौद्रिक मूल्य जरूर होता है, हाँ, आप देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको रुपए में बदला जरूर जा सकता है, उसकी वैल्यू जरूर होती है भाई। ठीक है, भले ही हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसकी वैल्यू होती है। जैसे गुडविल, हमने क्या बताया था आपको, गुडविल, तो गुडविल क्या आप देख सकते हो, उसका जो भरोसा है आप उसे देख सकते हो, भरोसे को देखा जा सकता है, कैसा होता है भरोसा, सिर्फ फील कर सकते हैं आप, महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, जैसे गुडविल, ख्याति को क्या बोलते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप छू सकते हैं क्या सॉफ्टवेयर को, नहीं ना, हार्डवेयर को छुआ जा सकता है कंप्यूटर के, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप नहीं छू सकते। सॉफ्टवेयर मतलब जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आप छू सकते हैं क्या इसको, ठीक है, नहीं ना। हाँ, अब देखिए सर, ये गुडविल तो आपने समझा दिया क्या होता है, ये पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या होते हैं, इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे आपको, कि इसमें आपको बाकायदे पूरा एग्जाम्पल दे के अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये कौन सी एसेट्स हैं, ये अमूर्त संपत्ति हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं कि चालू संपत्ति कौन सी होती हैं। देखिए चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो पुनः विक्रय के लिए या अल्पावधि, अल्प मतलब कम, कम समय के लिए, अर्थात 12 महीने के अंदर, ये याद रखिएगा, कितने समय के अंदर, 12 महीने के अंदर में रोकड़ में चेंज के लिए रखी जाती हैं। मतलब ऐसी एसेट्स आपने खरीदी जिनको 1 साल के अंदर ही हम इसको फिर से बेचकर रुपए में बदल लेंगे। ठीक है ना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, चालू संपत्ति कहते हैं, कि चलती रहती हैं।
या परिवर्तनशील भी कह सकते हैं। जो चालू संपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, करंट एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। परिवर्तनशील को फ्लैक्चुएटिंग एसेट्स बोलते हैं। चक्रीय संपत्तियां भी, इन सबका एक ही नाम है, इन सबके इतने सारे नाम है, सब एक ही बात है, ठीक है। सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए प्राप्य बिल है, इसको इंग्लिश में बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। स्टॉक है, देनदार है, रोकड़ है, पूर्व दत्त व्यय है इत्यादि और भी आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो सर अभी बीआर क्या होता है, प्राप्य बिल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, देनदार क्या होता है, रोकड़ तो चलो हमको पता है कि जो नगद होता है वही रोकड़ होती है, ठीक है। लेकिन ये पूर्व दत्त व्यय क्या होते हैं सर। अब इनकी क्लास और ये जो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है, इनकी क्लास हम एक साथ लगा देंगे, जिसमें आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ चालू संपत्ति एक होती है, देखो तरल संपत्ति, लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं। ये देखिए पहली क्लास है, इस क्लास में हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या टर्म्स आएंगे, वो केवल आप टर्म्स समझिए अभी, ठीक है। तभी तो कोई बात होगी तो आप समझ पाएंगे हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, रिवेन्यूज क्या होते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। तो वर्ड मीन तो समझ में आया आपको पहले, ठीक है। चलिए, तरल संपत्ति क्या होती है। तरल संपत्तियां वे चालू संपत्तियां हैं जो या तो नगद या रोकड़ के रूप में है या जिन्हें शीघ्र ही नगद में चेंज कर सकते हैं। तो या तो कैश होगा, आपके कैश के फॉर्म में होती है, ठीक है, या तो ऐसे फॉर्म में होगी कि इसको जब चाहे तुरंत कैश में बदल सकता है। तरल संपत्तियों में स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। स्टॉक और पूर्वदत्त, देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है तो इसको हम यहीं पर समझा देते हैं आपको। स्टॉक क्या होता है, जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा बेचने के लिए, ठीक है, और सुबह आपने दुकान खोली और वो सारा सामान नहीं बिक पाया तो कुछ सामान बच गया, तो जो सामान बच जाता है उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। लेकिन कौन सा स्टॉक होगा सर, ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। क्योंकि स्टॉक भी दो तरह का होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है और एक ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। सर अब क्लोजिंग स्टॉक तो समझा दिया आपने कि रात में जो बच गया माल वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। सर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो भाई अगले दिन जब दुकान खोलोगे सुबह सुबह तो जो रात का बचा माल था वो भी तो रखा होगा ना। तो जो क्लोजिंग स्टॉक था कल रात के लिए, वो आज जो हमने दुकान खोली जब उस स्टॉक को देखा तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलेंगे, अब वो कहलाएगा क्या, ओपनिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब बात समझ में आ गई। तो ओपनिंग स्टॉक और कुछ नहीं होता है, कल का क्लोजिंग स्टॉक ही आज का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है। चलिए, अब पूर्वदत्त व्यय क्या होता है सर। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो तो मोबाइल कैसे रिचार्ज करते हो, पहले रिचार्ज कर लेते हो ना, उसके बाद आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलता है, डाटा है या कॉलिंग है कुछ भी है, तो जो पहले आप भुगतान कर देते हैं अभी आपने उसका यूज़ भी नहीं किया है तो उसको बोलते हैं पूर्वदत्त, पहले से पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब जैसे किसी होटल में जाते हैं खाना खाने तो आप क्या करते हैं, पहले भुगतान करते हैं क्या बिल का, नहीं ना, पहले आप खाना खाते हैं अपने पसंद का, उसके बाद वेटर से बिल पूछते हैं, फिर आप बिल का पेमेंट करते हैं। तो ये प्रीपेड नहीं हुआ, ये क्या हुआ, पोस्ट पेड हो गया, यानी कि बाद में भुगतान किया आपने, ठीक है ना। तो बाद में भुगतान किया तो पोस्ट पेड होता है, प्रीपेड जो पहले भुगतान किया, ओके। इस प्रकार चालू संपत्तियां, हाँ देखो तरल संपत्ति में दो चीजों को नहीं शामिल किया जाता है, कौन कौन सी, एक स्टॉक को और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ठीक है। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को यानी पूर्वदत्त व्यय को शामिल नहीं करते हैं। यानी अगर इसका एक फार्मूले टाइप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ दें, हम दोनों को माइनस कर दें, यहाँ प्लस लिखा है यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो जो बचेगा वो हमारी क्या होती है, लिक्विड एसेट्स होती हैं, तरल संपत्तियां होती हैं। अब समझ में आ गई बात कि तरल संपत्ति क्या होती है, चालू संपत्ति से स्टॉक और पूर्वदत्त को हम लेस कर दें, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे रोकड़ है, बैंक में जो रोकड़ आप जमा करके आए हैं, जो प्राप्य बिल है, प्राप्य बिल कौन बताया ना, अगली क्लास में बताएंगे, यहाँ पे लिखा था प्राप्य बिल, देनदार, ये सब बताने हैं आपको। अल्पकालीन निवेश है, यानी कम समय के लिए आपने कहीं पैसा जमा कर दिया है, तो इन सभी को आप तुरंत कैश करा सकते हैं। जैसे आपकी जेब में पैसा पड़ा है तो इसमें कौन सा आपको समय लगेगा, हाथ डालिए जेब से निकालिए पैसा, ठीक है। बैंक में रोकड़ जमा है, जाइए बैंक से ले आइए पैसा,
उसमें कौन से आपको 1 महीना लगेगा, ठीक है। प्राप्य बिल ये भी ऐसा ही होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप बता देंगे तो आप इसको भी समझ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस क्लास को आप बार बार देखिएगा, चाहे तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट में जब सब पढ़ा देंगे तभी इसकी PDF हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो पहले आप चाहें तो अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, जितने आप लिखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको फिर से वो चीज़ इंडिविजुअल समझा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके।